कि कदम थक जाए पर इरादे थकने मत देना, कि कदम थक जाए पर इरादे थकने मत देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी का फिर से स्वागत है पूरे जोश और जुनून के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का एग्जाम हो चुका है, 17 अप्रैल का जो पहला शिफ्ट हुआ है उसका पेपर बहुत ही बेहतरीन आया था। जनरल साइंस के जो क्वेश्चन थे वो हमारी जो क्लासेस हुई थी उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। मैंने आपको पेपर से पहले ही कहा था कि अगर आप 17 अप्रैल तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जनरल साइंस का ऐसा एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा जो हमारी क्लास से बाहर आए। सारे क्वेश्चन, चाहे वो अम्ल क्षार लवण का हो गया हो, इसके अलावा मानव रोग का हो गया हो, कोशिका का हो गया हो, इसके अलावा हमने धातु करे थे, सारे क्वेश्चन हमारी क्लासेस के अंदर से आए हैं। इसके अलावा हमारी कॉम्पिटिशन हिराड की जो बुक है, चाहे वो हमारी गाइड हो गई हो या जो हमारी प्रैक्टिस पेपर हो, पूरा पेपर कंप्लीट लगभग सारे क्वेश्चन उन्हीं के अंदर से आए हैं। क्योंकि पेपर का पैटर्न तो वही था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा जो बेस है वो क्या है, पिछले जो एग्जाम के क्वेश्चन थे वो, और इसके अलावा जो आर्मी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको करवाए थे यूट्यूब के ऊपर, वो ही हमने क्या करा था, उसको बेस बनाया था और पेपर उसी के ऊपर आधारित है। पूरा बिल्कुल सिंपल है। तो जो क्वेश्चन बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें मैंने थोड़ा सा क्या ऐड करा है कि मैंने अपनी तरफ से इसमें ऑप्शन डाल दिए हैं। ठीक है, बच्चों ने हमें भेजे थे सिर्फ क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो उन्हें याद है। वैसे मैंने क्या करा है कि आने वाले जो एग्जाम होंगे जिन बच्चों के, उनके लिए कुछ नई चीज हो इसके अंदर, तो मैंने 4 ऑप्शन अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं कि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो जो मैं 3 ऑप्शन करा रहा हूं इनमें से क्वेश्चन आपके लिए बन जाए। तो क्लास को एंड तक देखना है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम इस क्लास के अंदर सामान्य विज्ञान का, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की भी आपको एक क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और सामान्य ज्ञान का भी एक क्लास के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, क्योंकि सबसे शानदार और सबसे अच्छे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं डायरेक्ट ही। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है और उनका एग्जाम अब आने वाले शिफ्ट में होगा, तो जाके वो क्लासेस देखिए, मॉडल पेपर करिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जो हम आपको फ्री ई बुक दे रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ई बुक हम दे रहे हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्वास नहीं है तो जिन बच्चों ने डाउनलोड करा है और ई बुक को अगर उन्होंने पढ़ा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन वहां से ही आए हैं। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको डेली का जो एग्जाम हो रहे हैं इनके पैटर्न पे ही क्वेश्चन कराएंगे। डेली का एक एक दो दो क्लास, छोटी छोटी बिल्कुल क्विक रिवीजन सेशन के रूप में हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे इसी पैटर्न पे बेस्ड। इसके अलावा जो पेपर का एनालिसिस है वो डेली का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो हमारी जो पहली क्लास हुई थी अम्ल, क्षार और लवण की, तो मैंने आपको वहां पे अम्ल लिखवाए थे, उनके स्रोत लिखवाए थे कि किस में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने इनमें सारी बात करी थी, इनके कुछ रासायनिक नाम थे उनकी भी बात करी थी। तो ये क्वेश्चन वहां से ही आया। देखिए अब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जिन बच्चों ने अच्छे से वो क्लास नहीं देखी होगी और पहले से पढ़ रखा होगा कि हाँ मुझे सब आता है, तो उसको पता होगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसे ये तो पता था कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल को क्या कहा जाता है, मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन फर्स्ट। वहां पे आपकी कोई सा भी ऑप्शन हो, लेकिन मेथनोइक क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, पालक में पाया जाता है। कि किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की हम बात करें, ठीक है, साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल किस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है नींबू के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था आपके बच्चों ने, एक दो ने भेजा था हमें कि नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इसके अलावा संतरा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, नारंगी में पाया जाता है। ठीक है, नारंगी, संतरा, नींबू, इनमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हम बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो ये किसमें पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, किसमें, दही में या खट्टे दूध के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, किसमें, खट्टे दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कुछ और अम्ल हो गए जो आपके आगे आ सकते हैं, जैसे हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट है एक यहां से टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किस किस में पाया जाता है, ठीक है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, देखिए इमली के अंदर, किस में पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें अंगूर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, इमली और अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है,
टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर, ठीक है। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेब के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड हम बात करें एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका यानी कि विनेगर में, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ इससे रिलेटेड। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक के अंदर, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही या खट्टे दूध के अंदर, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू संतरा नारंगी के अंदर, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर के अंदर, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आपको इनमें से कोई सा भी दिखे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। यहाँ पे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात करी थी, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, नारंगी में पाया जाता है। तो यहाँ पे किसमें? देखिए संतरा आ गया आपके, तो संतरे में क्या पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। खट्टा दूध अभी हमने बात करी थी, खट्टे दूध में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध के अंदर, ठीक है। इमली के अंदर हमने बात करी थी, इमली में कौन सा पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर, ठीक है। टमाटर के अंदर कौन सा पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर टमाटर में ये अम्ल पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा के अंदर, ठीक है। चले आगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके एग्जाम में पूछा गया था कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ऑप्शन मैं खुद ऐड करके लाया हूं, ठीक है। आपके एग्जाम में कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आंसर बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से ऐड करे हैं, क्योंकि हो सकता है जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं उनमें से क्वेश्चन आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ ले, जिन बच्चों का अभी एग्जाम आ रहा है, ठीक है। 26 अप्रैल तक पेपर होंगे, तो नेक्स्ट शिफ्ट में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने क्या लेके आया हूं, आने वाले एग्जामों के लिए कुछ और क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक, तो मैंने आपको एक टेबल करवाई थी जिसके के अंदर हमने बात करी थी जनकों की, ठीक है। यानी कि जीव विज्ञान का जनक, खगोल विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक। तो उसके अंदर सारे जो इंपॉर्टेंट थे 8 या 10 थे, वो सारे हमने कवर करे थे, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? निकोलस कोपरनिकस को, अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें अरस्तु की, तो इन्हें क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इसके अलावा हम बात करें निकोलस कोपरनिकस की, तो आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है निकोलस कोपरनिकस। किसे? आधुनिक खगोल विज्ञान का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक, और थियोफ्रेस्टस क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? जिसमें आपके दे रखा था थियोफ्रेस्टस, वही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। आरबीसी का जीवन काल क्या है? तो जब हमने इसके क्वेश्चन करे थे आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी की बात करी थी, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करी थी, तब हमने इनके जीवन काल देखे थे, ठीक है। ये कहां बनते हैं, ठीक है, इनका विनाश कहां पे होता है, वो सारा देखा था। तो आरबीसी का जीवन काल हमने क्या पढ़ा था? कितना होता है? 120 दिन होता है। क्या होता है? 120 दिन। अब देखिए ये बनता कहां पे है, ठीक है। आरबीसी कहां बनता है? तो आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा के अंदर, ठीक है। कहां बनता है? ये अस्थि मज्जा के अंदर बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी कहां बनता है? अस्थि मज्जा के अंदर बनता है, ठीक है। और इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मैंने आपको चीख चीख के बताया था, प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, आगे के एग्जाम में आ सकता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो क्या होता है? 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 दिन लेके 4 दिन होता है, ठीक है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, आरबीसी को। किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी को एरिथ्रोसाइटस।
किस नाम से जाना जाता है, मैंने ये भी बताया था आपको, एरिथ्रोसाइटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो आपको दे सकता है ये भी। एरिथ्रोसाइटस का जीवन काल क्या होता है, तो आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइटस कहा जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, साइटस, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइटस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो रक्त प्लेटलेट्स है उनका जीवन काल क्या होता है। ठीक है, जो रक्त प्लेटलेट्स होती है उनका जीवन काल क्या होता है, तो उनका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। क्या होता है, 4 से 5 दिन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी को और क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइटस कहते हैं। ठीक है, आरबीसी बनता कहां पे, अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटस कहते हैं। इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन। इसके अलावा हम बात करें रक्त प्लेटलेट्स, तो उनका जीवन काल क्या होता है, 4 से 5 दिन। ठीक है, चले आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ठीक है, मैंने आपको एक टेबल पीडीएफ में प्रोवाइड कराई थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर, जिसमें कि हमने क्या करी थी, सारे जो सूत्र थे रासायनिक सूत्र, वो पूरी टेबल थी। उसमें शायद आपको मैंने 40 के आसपास टोटल रासायनिक सूत्र थे। उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, टोटल सूत्र आपको प्रोवाइड करा दिए थे। तो देखिए वहां से क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको कहा था आपको पढ़ना है जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाती, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। इसके अलावा देखिए C12H22O11, ये किसका सूत्र है, तो ये है सुक्रोज का। किसका है, सुक्रोज का होता है सूत्र। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से ऐड करे हैं। एग्जाम के ऑप्शंस का मुझे पता नहीं है, आंसर का मुझे पता है, क्योंकि बच्चों ने जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं तो आंसर तो यही होगा, लेकिन जो ऑप्शन है वो अलग हो सकते हैं। तो आप ऑप्शन ना देखिए, आप देखिए आपका आंसर कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा जो दे रखा है C6H6O6, ये क्या है, ये बेंजे हेक्सेनोन है। क्या होता है, ये बेंजे हेक्सेनोन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें C6H12O6 दे रखा था आपके, वही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चले आगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपके ये पूछा गया था कि शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, वीर्यपुटिका, अंडकोश की थैली या वृषण। तो देखिए अंडकोश की थैली में नहीं होता है, बच्चों ने ज्यादातर ये लगाए थे, एक दो का मैसेज आया था कि सर यहाँ पे नहीं, वृषण के अंदर होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, वृषण के अंदर। वृषण कहां पे होते हैं, अंडकोश की थैली के अंदर होते हैं। ठीक है, वृषण इनके अंदर होते हैं, लेकिन शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर होता है। तो ऑप्शन जो आपका वृषण दे रखा था वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जहां पे वृषण दे रखा था। चले अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। धातु अधातु के अंदर मैंने 4-5 आपको इंपॉर्टेंट बताए थे कि कौन सी धातु तरल अवस्था पे पाई जाती है, कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, किस धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। चाकू से किससे काटा जाता है, तो सोडियम ऐसी धातु होती है, वो इतनी मुलायम होती है कि हम उसे क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा ये क्या होती है, बहुत ही रिएक्टिव होती है। ठीक है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ ही क्या कर सकती है, और जो नमी होती है उसके साथ ही रिएक्शन करके आग पकड़ सकती है। इसलिए इसे किसे में रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए इसे किस में रखते हैं, कैरोसिन के अंदर रखते हैं। इसके अलावा हम बात करें मरकरी की। ठीक है, तो ये क्या है, धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु। ठीक है, क्या है ये, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, कौन सी, मरकरी। ठीक है, जो धातु है और तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, हम बात करें ब्रोमीन की, तो ये क्या है, एकमात्र ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। क्या है, अधातु है। ठीक है, एकमात्र अधातु है ये, और किस में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी, ब्रोमीन। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि कौन सी जो धातु है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है, सोना। ये किस में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यहां से जो मैं आपको ऑप्शन करा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पूछ ले कौन सी धातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है सामान्यतः, वो होती है मरकरी। कौन सी अधातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी होती है, ब्रोमीन। और मुक्त अवस्था में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, सोना पाया जाता है।
कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, तो वो तो होती है सोडियम। ठीक है, चलें आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक वाला भी मैंने आपको एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, वहां पे मैंने आपको विमाएं भी बताई थी, जो आपके नहीं आए थे तो मैंने आपको कहा था मात्रक वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, और जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी उसे पढ़ना है, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें मीटर पर सेकंड, ये किसका होता है, ये होता है वेग का। ठीक है, वेलोसिटी गति की हम बात करें तो गति का जो क्या एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का मात्रक होता है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायरस जनित रोग है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट, और इसकी मैंने शायद 3 क्लासेस ली थी, इसलिए आपको बताया था। सबसे पहले यहां से हमने टॉपिक चालू करा था मानव रोग और उनके उपचार, और मैंने आपको कहा था कि बच्चों यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पूछ लिया, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए पोलियो क्या है, वायरस जनित रोग है, वायरस से होता है। इसके अलावा हम बात करें मलेरिया, तो ये क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। और इसकी वाहक क्या होती है, मादा एनाफेलीज मच्छर। ठीक है, क्या होती है, हम बात करें इसके वाहक की, तो वाहक क्या होता है इसका, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर क्या होती है, इसकी वाहक होती है। इसके अलावा हम बात करें टाइफाइड की, तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया जनित रोग है। क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग है। और किस बैक्टीरिया से होता है, सोल्मोनेला टाइफी। ठीक है, किससे होता है, सोल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, इस बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, सोल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, टाइफाइड, मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। वाहक क्या है इसका, मादा एनाफेलीज मच्छर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पोलियो। इसके अलावा हम बात करें तो और वायरस जनित रोग कौन कौन से बताए थे, मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया था आपको, रेबीज वायरस। कौन सा बताया था, रेबीज। ठीक है, वायरस जनित रोग कौन सा था, रेबीज था। ठीक है, और वो किससे होता था, रेबीज, तो रेबीज होता था रैप्डो वायरस से। किससे होता था, रैप्डो वायरस से। इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे पूछ सकता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला चांस इसका ही है। किससे होता था, रैप्डो वायरस से। और जो जिसको हो जाता था उसे इसे एक नाम और से जाना जाता था, किस नाम से, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोफोबिया के नाम से। ठीक है, हाइड्रोफोबिया का मतलब भी क्या होता है, रेबीज ही होता है। हाइड्रोफोबिया यानी जिसे पानी से डर लगता है। और होता किससे है ये, संक्रमण पालतू जो कुत्ते होते हैं, पालतू जानवर होते हैं संक्रमित, उनके काटने से फैलता है। ठीक है, तो रेबीज भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आपको और अच्छे से इनको करना है तो हमारी क्लासेस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं मैं सारे की। ठीक है, आप जाइए उन क्लासेस को देखिए, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही कह दिया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनमें से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जाइए और उनको आप जाके देख सकते हैं, जिनका अब नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर होने वाला है। ठीक है, आगे चले। अगला देखिए, जो क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, तो ये भी मैंने आपको वहां मानव रोग के अंदर ही बताया था। ठीक है, पेनिसिलिन क्या थी, पहली एंटीबायोटिक थी, और इसकी खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर, जॉन्स ई साल्क, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या बेंटिंग ने। तो इसकी करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन मैं अपनी तरफ से लाया हूं, बार बार यही चीज आपसे बोल रहा हूं। आप कमेंट में बोले सर ऑप्शन तो ये थे नहीं, तो ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके अलावा हम बात करें एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी थी, तो इसने करी थी स्मॉल पॉक्स या चेचक की। ठीक है, जो उसका टीका होता था उसकी खोज इसी ने करी थी। किसने, एडवर्ड जेनर ने। किसकी, स्मॉल पॉक्स या जिसे चेचक भी कहते हैं। ठीक है, के टीके की किसने करी थी, अलेक्जेंडर जेनर ने। जॉन सी साल्क ने किसकी खोज करी थी, पोलियो के टीके की। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन की। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी थी, जॉन्स ई साल्क ने करी थी। इसके अलावा हम बात करें बेंटिंग ने किसकी करी थी, इंसुलिन की। ठीक है, किसकी करी थी, इंसुलिन की खोज करी थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जहां पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दे रखा है। और आगे के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है,
कि पूछ ले आपसे कि स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके की खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी। पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने करी थी, जॉन्स इसाल्क ने करी थी। इंसुलिन की खोज किसने करी थी, तो बेंटिंग ने करी थी। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा कणों की खोज किसने की थी। ये भी आपसे पूछा गया था कि अल्फा कणों की खोज किसने करी थी। आविष्कार और आविष्कारक मैंने आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी इसकी भी, और आपसे कहा था कि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं आपको इसको डेली का 1 या 2 बार रीडिंग मारनी है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया है, अल्फा कणों की खोज किसने करी थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। इसके अलावा हम बात करें नील्स बोर ने और जॉन डॉल्टन ने क्या करा था, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, किसकी, एटॉमिक मॉडल की क्या करी थी, खोज करी थी। एटॉमिक मॉडल दिया था, आपने पढ़ा होगा ना, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल और डॉल्टन का एटॉमिक मॉडल। इसके अलावा हम बात करें किसकी, हेनरी बैक्वेल की, तो इसने किसकी करी थी, रेडियो एक्टिविटी की करी थी। ठीक है, किसकी करी थी, रेडियो धर्मिता। ठीक है, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी मैडम पीरे क्यूरी के साथ मिलके हेनरी बैक्वेल ने। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक दो क्वेश्चन और पूछा गया था। एक पूछा गया था कि विटामिन सी का नाम क्या है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन सी का, तो मैं आपको बता देता हूं। विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एक क्वेश्चन था शायद इमली वाला, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो मेरे पास बच्चों ने भेजे थे, मैंने आपको सारे करा दिए हैं। ठीक है, सारे करा दिए हैं किसके, जनरल साइंस के। और इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया होगा, हमारी क्लासेस से और पूरी जो हमारी प्रैक्टिस पेपर है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जो मैंने क्लासेस कराई थी वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों के अब एग्जाम आने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्टों में, तो मैंने सारी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाइए उन क्लासेस को देखिए। जो मानव रोग मैंने कराए हैं, धातु अधातु कराए हैं, अयस्क के कराए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने जो रोग कारक के कराए थे, तो सारी क्लासेस को आपको जाके देखना है। ठीक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो थी सामान्य विज्ञान के जो सारे क्वेश्चन मेरे पास बच्चों ने भेजे थे, मैं सब करा दिए हैं व्याख्या के साथ। स्पेशली आपके लिए मैं देखिए क्या लेके आया हूं, ऑप्शन डाल के लेके आया हूं कि आने वाले एग्जाम में आपको फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम बात करेंगे किसकी, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आए हैं 15 क्वेश्चन उसके भी पूछे गए थे, उनको भी हम व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और हो सकता है वो उनकी भी मैं जहां से मेरी कोशिश रहेगी कि व्याख्या के साथ ही आपको कराऊं ऑप्शन लाके। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको जरूर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।